हेलो दोस्तों, दिस इज़ रामपाल एंड आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी जियोग्राफी का सेकेंड चैप्टर, जो कि हम किसकी चला रहे थे। क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारी चल रही थी। आई होप क्लियर होगा। हमने पहला चैप्टर कर लिया था, नहीं देखा तो जाकर प्ले लिस्ट पर देख लें। ठीक है, प्ले लिस्ट बनती जा रही है, एनसीईआरटी भी चल रही है, उसके साथ आपकी एंशिएंट हिस्ट्री भी चल रही है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स और सब्जेक्ट है जो चल रहे हैं। 100 टॉपिक्स चल रहे हैं जो है आपके लास्ट ईयर करंट अफेयर रिवीजन के। तो सिविल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस का पूरा सिलेबस चल रहा है, ऑप्शनल भी कराया जाएगा एक टाइम के बाद। ठीक है, चलो। तो आज जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम क्या देखने वाले हैं, हम लोग ग्लोब अक्षांश और देशांतर के बारे में देखेंगे कि हमारी अक्षांश क्या होती हैं और देशांतर क्या होती हैं। जितना एनसीईआरटी बोलता है उतने का हमारे पास मैंने जो नोट्स रेडी किया है उस नोट्स को अब मैं उतना दिए दे रहा हूँ। बाकी जब स्टैंडर्ड बुक्स में आएंगे, चाहे वो माजिद हुसैन हो चाहे आपको खुल्लर हो, उनमें से जो आप बोलोगे वो बुक चला दी जाएगी। या अगर आप बोलोगे कि नहीं भैया ओनली कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, हर बुक में कॉन्सेप्ट सेम है, तो केवल कॉन्सेप्ट चलाया जाएगा, एक यूनिक टॉपिक हर एक तरह से चलाया जाएगा। ठीक है, तो क्या कहती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोलती है पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये बात ध्यान दें, एक सीधा सा फैक्ट है कि पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नहीं घूमती, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, विषुववृत्त से ध्रुवों की ओर स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। कहाँ से, अभी आगे डायग्राम दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना। बस केवल इतना याद करो कि जो विषुवत वृत्त है यानी 0 डिग्री, आपको पता होगा ना विषुवत रेखा। अगर विषुवत रेखा को हम पूरा अर्थ में देखें, जिस तरह से हमारी अर्थ गोल है, जैसे सपोज करो ये हमारी पूरी अर्थ है, ऐसे हम मान लेते हैं ये अर्थ है। तो अगर मान लो ये हमारी 0 डिग्री है, ठीक है, ये 0 डिग्री है, तो क्या करेंगे, अगर हम इसे पूरा देखेंगे तो अगर ये जैसे एक लाइन ये दिख रही है ना, तो ऐसे एक पीछे से भी लाइन होगी। ठीक, एक बात और ध्यान देना, चाहे वो अक्षांश की बातें हों चाहे वो आपके देशांतर की बातें हों, दोनों की दोनों लाइनें काल्पनिक रेखाएं हैं, कोई भी लाइन एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो 0 डिग्री है, अगर यहाँ से उत्तर की ओर जाए, यानी कहाँ जाए, उत्तर की ओर, और यहाँ से दक्षिण की ओर भी आए, यानी कि पोल्स के साइड बढ़े, तो जो ऐसे वृत्त बनेंगे, चाहे वो तुम्हारा 23.5 पर हो, चाहे नीचे 23.5 पर हो, चाहे भर उसके बाद 66.5 पर हो, चाहे फिर यहाँ नीचे 66.5 पर हो, तो ये सारे क्या है, ये आपके अक्षांश रेखाएं हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ने पर मिलती हैं। कहाँ से, विषुवत वृत्त से। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट। तो इन बातों को बहुत ध्यान देना है, गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन सीधे आ जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में विचार कीजिए, और पता चलता है कि हमने बोला कि अर्थ कैसी घूम रही है, क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज नहीं घूमती, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, इस बात का ध्यान देना है, अदरवाइज क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। ठीक, सेकेंड इसमें पॉइंट क्या मेंशन है, कह रहा है कि अक्षांश को हम अंश में मापते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंश क्या होता है, डिग्री, एंगल। ठीक है, जैसे मैंने ये बताया 23.5, 66.5, 90 डिग्री। ऐसे ही साउथ में होता है 23.5, 66.5 एंड 90 डिग्री। आई होप क्लियर होगा। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक वृत्त है। ठीक, जो क्या है, काल्पनिक वृत्त है। मैंने बोला कि सारी लाइनें काल्पनिक है। ठीक है, विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांशों को दर्शाती है। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यही क्रम विपरीत भाग में भी दोहराती है। विपरीत भाग मैंने बोलता जो पीछे का पार्ट है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। अगर ग्लोब होता है तो हम देख पाते हैं कि अच्छा जो अगला पार्ट है उसी तरह से एक बैक फ्रंट भी है। ठीक है, तो हमें जो है जो फ्रंट वाला होता है वही दिखाई देता है। तो चाहे हम अगर घुमाकर अर्थ को देखेंगे ग्लोब में, तो हमें बैक वाला सामने दिखाई देगा, अगर सामने वाला फ्रंट देखेंगे तो सामने वाला ही दिखाई देगा। आई होप क्लियर होगा। जब हम कभी सामने आकर के अभी पढ़ाएंगे, जब स्टैंडर्ड्स बुक या स्टैंडर्ड्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एनसीईआरटी खत्म होने जा रही है और भी बहुत सारे टॉपिक्स खत्म होने जा रहे हैं, तो फिर हम आपको ग्लोब दिखाया करेंगे ग्लोब में होता कैसे है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी जितनी भी समानांतर रेखाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। सीधे सीधे एज एट इज पॉइंट नोट कर लेना, बहुत हेल्प करेगा जब आगे पढ़ोगे। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है।
अभी दिखाऊंगा कैसे घटता जाता है, ठीक है, एक डायग्राम में। अगर महत्वपूर्ण अक्षांशों की बात करें तो हमारा पहला है 0 डिग्री पर विषुवत वृत्त है, फिर 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव है, तथा अगर 90 डिग्री दक्षिण पर देखें तो दक्षिणी ध्रुव मिलेगा। के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। वो 4 कौन कौन सी हैं, ध्यान देना। पहली बात, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है जो 23.5 पर है, यानी 23 डिग्री 30 इंच। देखो ये जो होता है ये आपका डिग्री है और ये आपका इंच है, ये ध्यान देना कितना है, 23 डिग्री एंड 30 इंच उत्तर में है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की बात करें तो 23 डिग्री एंड हाफ दक्षिण में। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव, ठीक, उत्तर वृत्त मिलता है। अगर यहीं पे 66.5 दक्षिण में देखें तो दक्षिण ध्रुव वृत्त मिलता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ये 4 पॉइंट याद रखने हैं कि जो मैंने अभी बताया थे, 23.5 उत्तर में क्या है, कर्क है, नीचे क्या है, जो है आपका मकर रेखा है, ठीक है। फिर और ऊपर जाओगे उत्तर में 66.5 डिग्री पे क्या मिलेगा, उत्तर ध्रुव वृत्त मिलेगा, और नीचे आओगे दक्षिण में 66.5 डिग्री पे तो दक्षिण ध्रुव वृत्त मिलेगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। चलो समझना डायग्राम को, डायग्राम क्या कह रहा है। ऐसे और बड़ा कर दें डायग्राम को, चलो कर देते हैं। अब देखना, अब यहाँ पे मैटर क्या निकल के आएगा, ये भाई हो जाए यार। अब देखना यहाँ पे मैटर है क्या। जैसे ये दिख रहा होगा, ये जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, ये कैसी है आपकी, ये विषुवत वृत्त है, क्लियर है। तो अब देखो विषुवत वृत्त और ये जो 23.5 है ये कर्क रेखा है आपकी, क्या है ये, कर्क रेखा है, ये वाली, ये जो आपको दिख रही है, ठीक। इसके बीच का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। अब देखो कर्क रेखा ये हो गई, और उसके बाद उत्तर शीत कटिबंध यहाँ पर है, ये जो है आपको उत्तर ध्रुव वृत्त है। इसके बीच का जो ये वाला एरिया है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ये भी याद रखना है, क्या कहलाता है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। अब ये जो 66.5 और ये यहाँ पे आपका 90, क्लियर है। अब इसके बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, उत्तरी शीत कटिबंध। ये वाला शीतोष्ण है, ये शीत है, ये उष्ण है केवल। ऐसे नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, उष्ण कटिबंध मिलेगा 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पे। ये देखो ये विषुवत है आपकी, ये यहाँ पे आ जाएगी मकर रेखा। बात समझ में आ रही है, इंग्लिश में बोले तो कैप्रिकॉन, ठीक। अगर फिर इसे नीचे देखी जाए तो ये कौन सा क्षेत्र होगा, इसके बीच का, ये होगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और अगर यहाँ से 26.5 से ये जो आपका दक्षिण शीत कटिबंध है, ये वाली जो दक्षिण ध्रुव वृत्त है, ये वाली रेखा, और यहाँ से 90 तक देखोगे तो क्या कहलाएगी, ये दक्षिणी शीत कटिबंध। आई होप क्लियर होगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, देखना पूरे ग्लोब को देखना, ये ग्लोब कह क्या रहा है। ये देखोगे ये वाला पॉइंट, ये आपको दक्षिणी ध्रुव, ठीक। अगर ये वाला देखोगे तो ये आपको मिलेगा उत्तरी ध्रुव। कौन सा, उत्तरी ध्रुव। ये बात क्लियर होगी। ये आप 0 डिग्री पर देखोगे तो ये है आपकी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसे देखोगे ये है आपकी कर्क रेखा, यानी कैंसर लाइन, ठीक है। ये अगर अब इसे देखोगे तो ये है आपका उत्तरी शीत, या सॉरी उत्तरी ध्रुव वृत्त कहोगे, ठीक है, उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक। इसे देखोगे तो उत्तरी ध्रुव, क्लियर है। नीचे आ जाओ फटाक से, 23.5 क्या होगा आपका, आएगी मकर रेखा, क्लियर है, ये मकर रेखा आ जाएगी। 66.5 पर आओगे तो क्या होगा, दक्षिण ध्रुव वृत्त आएगा, और यहाँ पे आ जाओगे तो क्या मिल जाएगा, दक्षिणी ध्रुव मिल जाएगा। आई होप सारे पॉइंट क्लियर होंगे, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर हम लोग ताप कटिबंध को देखें, अब ये ताप कटिबंध बनते कहते हैं तो हर एक का एक अपना जोन है, ठीक है। हर एक जगह का जोन है, हर एक का क्लाइमेट है, और वो क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ प्रेशर, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ सनलाइट। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी बातें हम लोग जब एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे तब जाकर के समझ में आएंगी, ठीक है। तो अभी एनसीईआरटी क्या कहती है वो देख लो। पृथ्वी के ताप कटिबंध की बात देखें तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, ठीक।
इसलिए इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। तो रीजन क्या है? कर्क और मकर रेखा के बिल्कुल ठीक ऊपर देखा जाए तो साल में एक बार सूर्य क्या आता है? ठीक ऊपर आता है, एकदम कि सिर के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर अच्छा मिल जाता है, तो ऊष्मा अधिक प्राप्त होने की वजह से इस एरिया को क्या बोला जाता है? उष्णकटिबंध कहा जाता है। चलो, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुववृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिण ध्रुववृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। बताऊंगा कैसे, मैंने बोला ना स्पेसिफिक टॉपिक में बताऊंगा कैसे वेरी करता है, सनलाइट क्यों पड़ती है, सनलाइट टिल्टेड कहाँ पड़ती है और स्ट्रेट कैसे पड़ती है, ये भी बताएंगे। क्लियर है? इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है क्योंकि यहाँ सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। तो जब सन नहीं पहुंचेगा, टिल्टेड लाइनें पड़ेंगी। मान लो हमारी अर्थ कुछ ऐसी है, देखो ऐसी है, अब पता चला कि सन हमारा कहाँ है? सन हमारा मान लो कहीं जो है एक्चुअली में यहाँ कहीं हो। तो अब ये मैटर क्या होगा? यहाँ पर जो लाइनें पड़ेंगी तो भाई टिल्टेड पड़ेंगी ना, पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी? टिल्टेड पड़ेंगी। जब स्ट्रेट लाइन ही नहीं जानी है, स्ट्रेट सनलाइट ही नहीं जाएगी, तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर गर्मी नहीं होगी, नहीं होगी ना। क्लियर है? चलो अब देखना, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में क्षेत्र से ज्यादा ऊपर नहीं है। ठीक है, अब देखो क्षेत्र से ज्यादा ऊपर नहीं है, मैं बताता हूँ मैटर क्या। देखो मैंने जैसे ये लाइन एग्जैक्ट एकदम की से बोल दी है ना। देखो मैटर क्या है कि जैसे मैंने बोला कि अभी जो ये वाला क्षेत्र था, कौन सा वाला? ये वाला, ये आपका यहाँ से 23.5 और 66.5 के बीच में, मैंने क्या बोला? यहाँ पे लाइनें कैसी पड़ रही हैं? टिल्टेड पड़ रही हैं, एकदम की स्ट्रेट नहीं पड़ रही। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तो भाई साहब एकदम गैप सी हो जाएगी, लाइन तो यहाँ पे जानी नहीं ना, सनलाइट की लाइन यहाँ पे नहीं जा पाएंगी। तो क्या होगा? ये वाला इलाका बहुत ठंडा होगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगी यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला कि सूर्य यहाँ पे 600 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए इसे शीत कटिबंध बोला जाता है, यानी कि यहाँ पे हॉरिजॉन से ऊपर जा ही नहीं पाता सन। और इसी वजह से मोस्टली ग्लेशियर्स आपके यहाँ उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में पाए जाते हैं। आई होप बात क्लियर होगी। चलो अब देखते हैं देशांतर क्या होता है। पहली बात, ये भी एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक, दूसरी बात ध्यान देना, दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली प्रत्येक रेखा को देशांतर का रेखा कहते हैं। देखो कहाँ किससे दक्षिण ध्रुव किससे मिलाएगी भैया? उत्तर से मिलाएगी। ठीक, जैसे सपोज करो ये एक तुम्हारा उत्तरी ध्रुव है, क्लियर है, और ये तुम्हारा दक्षिणी ध्रुव है। इनको जो रेखाएं मिलाएंगी, जो ऐसी रेखाएं आती हैं ऐसी, वो सब तुम्हारी कौन सी है? देशांतर कहलाती हैं। ये ध्यान देना, ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। जहां सभी देशांतरी यमनोत्तर आपस में मिलती हैं, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यमनोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ये भी ध्यान दे लो कि काउंटिंग में बड़ी दिक्कत आ जाती है। काउंटिंग करने में कैसे? बोला भैया 180 इधर 180 इधर, बात समझ में आ रही है? तो बोले थे फ्रंट में भी 180 बैक में भी 180, तो ऐसा नहीं है। मैटर क्या कि एक लाइन कॉमन होती है, ये भी ध्यान देना है, एक लाइन कॉमन होती है। फ्रंट और बैक में जो है आपकी 180 नहीं रहेंगी, एक लाइन कॉमन हो जाती है। बात समझ में आ रही है? कौन सी वाली? 180 पूर्व वाली और 180 पश्चिम वाली, ये ध्यान देना, ये लाइन कॉमन हो जाती है। ठीक, अब अगर देशांतर और समय के बीच रिलेशन देखें तो देशांतर और समय के बीच रिलेशन है क्या? अगर ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित प्रमुख यमनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के ऊपर ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर 12 बज रहे होंगे। क्लियर है? क्या कह रहा है? एनसीईआरटी कहती है कि जब ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के बिल्कुल ठीक ऊंचे बिंदु पर होगा, ठीक ऊंच टॉप पर होगा जब, तो उस समय यमनोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे। तो ये एक टाइमिंग का रिलेशन निकाला गया है। अभी टाइम जोन बताएंगे कि रशिया के पास कितने टाइम जोन है, इंडिया के पास कितने टाइम जोन है, इंडिया कौन सा टाइम जोन मानता है, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी ने इतना मेंशन नहीं किया है।
6 की एनसीईआरटी ये सब नहीं बताती कि रशिया के पास क्यों इतनी ज़्यादा टाइम जोन है, अमेरिका के पास क्यों टाइम जोन एक नहीं है, हमारे पास एक टाइम जोन क्यों है, एक टाइम जोन से हमें क्या दिक्कतें आती हैं, कि सन पहले पता चला कहीं दिख रहा है, बाद में कहीं दिख रहा है, पता चला 1 घंटे 45 मिनट का अंतर हो गया, है ना। तो ये सारी बातें एनसीईआरटी भी इतनी क्लियरिफाई के साथ नहीं कहती, तो हम भी अभी ये बातें केवल हवा में ही लेंगे, क्लियरिफिकेशन नहीं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को एनसीईआरटी की तरह पढ़ो। ठीक, चलो अब ये नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो ये बात बता दी थी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, ईस्ट वालों का, और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। ये क्या कह गया भाई सब, है ना। ये भी बड़ा दिक्कत वाली बात आ गई। देखना, जैसे मान लो ये हमारी अर्थ है, और मान लो कहीं से ग्रीनविच मान लो सपोज करो यहाँ से ऐसी निकल रही है, समझना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने ऐसे माना है, हवा में है ये सारी बातें, ग्लोब नहीं है, जब ग्लोब दिखाऊंगा तब देखना। ठीक, ये मान लो ग्रीनविच निकल रही है, तो जितने इसके ईस्ट वाले टाइम में, बात समझ में आ रही है, जितने भी इसके ईस्ट वाले प्लेसेस हैं उनका टाइम क्या होगा, इस ग्रीनविच के टाइम से आगे होगा। जैसे मान लो यहाँ 12 बज रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा बज रहा होगा, 1 हो सकता है, 12:45 हो सकता है। और जितने भी पश्चिम की ओर के हैं उनका टाइम ग्रीनविच से पीछे रहता है। जैसे मान लो यहाँ 12 बज रहा है ग्रीनविच में, तो यहाँ 11:45 हो सकता है, 11 हो सकता है। अब वो कितना होगा कैलकुलेट करेंगे, आई होप क्लियर होगा। चलो अब आगे देखना। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ये आपको एडजस्टेज पॉइंट याद रखना है कि जो है 1 घंटे में कितना घूमती है और 4 मिनट में कितना घूमती है। जब आप दशांतर कैलकुलेट करोगे कि आप मान लो ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हो, वेस्ट से ईस्ट में आ रहे हो, तो कितने टाइम का डिफरेंस पड़ता है। और यही सारी बातें आपको लीप ईयर में भी देखने को मिलेंगी कि आपका लीप ईयर का 1 डे बढ़ कैसे जाता है ना, कि 365 से 366 कैसे हो जाते हैं। यही सारी चीजें कैलकुलेट कराएंगी कि आपका 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रहा है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रहा है। क्लियर है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में दोपहर का 1 बजा होगा। देख लो, मैंने अभी यही बात बताई थी कि जैसे मान लो ग्रीनविच में 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री का पूर्व में जाओगे तो 1 बज रहा होगा। क्लियर है। अगर फिर और 15 डिग्री जाओगे तो फिर तुम्हें 1 घंटे का वेरिएशन देखने को मिलेगा, और फिर 15 डिग्री में जाओगे तो फिर 1 घंटे वेरिएशन देखने को मिलेगा। आपका जो पूरे भेज दोगे क्या, पूरा मत जाओ, इतना ही जाओ बहुत है। क्लियर है। तो ग्रीनविच में 15 डिग्री से पश्चिम का समय 11 बजे होंगे, यानी कि अगर 1 घंटा वहां बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है यार, ये डायग्राम देखो, ये छोटू से बनाया ना डायग्राम, यहाँ क्या हो रहा है, 1 घंटा बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, 1 घंटा कम होगा। क्लियर है। चलो आगे देखना। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। 180 डिग्री पर, जो बिल्कुल 180 डिग्री है, जो पोल का पॉइंट है, जो एकदम की मेरिडियन देशांतर है, तुम्हारी बीच वाली देशांतर है, वहां पर क्या होगा, एकदम की बिल्कुल रात होगी। बात समझ में आ रही है। तो देशांतरी यमुनोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होगा। भारत में 82 डिग्री एंड 30 इंच पूर्व को मानक यमुनोत्तर माना गया है। ये भी ध्यान देना, कैसे मानक यमुनोत्तर माना जाता है, 82 डिग्री एंड 30 इंच को। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में 1 घंटे 45 मिनट का अंतर होता है। ये एनसीईआरटी ने पॉइंट मेंशन किया है। आपको ये याद होना चाहिए कि हमारे देश के प्लेसेस मेंशन है इसमें। तो कहाँ है, गुजरात की जो द्वारका है, द्वारका एक बहुत अच्छा प्लेस है, और हिंदू धर्म का कल्चरल से लेकर के हिंदू धर्म के वैष्णव धर्म को लेकर के, बात समझ में आ रही है, उसको लेकर के बहुत अच्छी मान्यताएं हैं। और हम द्वारका के बारे में पढ़ते भी हैं जब 4 धाम पढ़ते हैं। जैसे इन्हें किसने किया था, शंकराचार्य ने। ठीक है, गुरु शंकराचार्य ने 4 प्लेसेस बनाए थे ना। हाँ, तो ये हम पढ़ेंगे कि उत्तर, पूर्व और दक्षिण और पश्चिम में उन्होंने कैसे 4 प्लेसेस बनाए थे।
तो पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री में आएंगे या कल्चरल पार्ट को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ में कितना टाइम का अंतर है, 1 घंटे 50 मिनट का अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप बातें क्लियर होंगी। तो आज का था ये सेकेंड चैप्टर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और एक बात शेयर करना ना भूलें। मैं एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ, जो लोग चाहते हैं कि मुझसे डायरेक्टली जुड़ें तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दें, हमारा जो ग्रुप है हम उसमें ऐड कर लेंगे। ये एक इन्फॉर्मेटिव बात है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं